नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे हम कर सकते हैं सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। शुरू करते हैं शो और देखते हैं कि आज के शो में ख़ास क्या है। किसी फंड में एसआईपी शुरू करने से पहले किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? लार्ज, स्मॉल, मिड, मल्टी कैप, किस कैटेगरी में कितने वक्त तक निवेश करना चाहिए? अगर आप हैं कंजर्वेटिव निवेशक तो आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से बनना चाहिए? और फंड नामा में आज हम जानेंगे 3 साल के लिए डेट फंड की कौन सी कैटेगरी है बेस्ट। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपना पैसा.com के चीफ एडिटर और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू। आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर। पहला सवाल लेते हैं यहाँ पे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। प्रदीप जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? Hi, I'm Pradeep. I'm from Kolkata. ओके And thanks for calling in your show. जी सर। Actually, मेरा 2 सवाल है। हाँ जी। जैसे एक फर्स्ट है, मैं ऑलरेडी 13K अराउंड पर मंथ म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं और नियर अबाउट 3K के करीब है जो मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा। Okay. तो नॉर्मली सब तो इंडियन फंड्स में है, तो मैं थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर के लिए 2 फंड देखा हूँ। हाँ और जी। क्योंकि आपके शो में ही देखा हूँ तो वो वाला थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि में इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। ओके। फर्स्ट है वो पराग पाड़े लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड सेकंड वन इज फ्रैंकलिन फीडर। ओके ठीक है। फ्रैंकलिन फीडर और यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। हाँ जी। तो इन दोनों फंड में कौन से में एसआईपी करना मतलब सही होगा? और सेकंड है मेरे पेरेंट्स का कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुआ है। हाँ जी। तो मैं नियर अबाउट वो वाला अमाउंट में इन्वेस्ट कैसे करूं, क्योंकि एफडी में तो ज्यादा रिटर्न है नहीं। तो उनका ये मैं पैसा एज ए पेंशन, एज रिटायरमेंट प्लान में यूज करना चाहता हूं। तो कौन से डेप्ट फंड में अगर इन्वेस्ट करूं तो कौन से डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा? और मतलब मेरे पास 5-6 साल है उनके रिटायरमेंट में अभी भी, ठीक है। अच्छा। तो और अगर डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करना है तो एसआईपी अच्छा होगा या फिर लम सम में इन्वेस्ट कर देंगे तो अच्छा होगा? ओके पहले ये बताएं कि आपका जो पोर्टफोलियो है इक्विटी म्यूचुअल फंड का, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है आपके पास? लार्ज कैप सारे लार्ज कैप या लार्ज कैप में नियर अबाउट $6,000 रुपीज का है और मिड कैप में 4,000 अराउंड का है और 3,000 अराउंड मेरा स्मॉल कैप में है। तो लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में आपका एक्सपोजर है। अब आप चाहते हैं थोड़ा सा जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन लेना। ओके। हाँ। पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, हालांकि इसमें बलवंत सर इंटरनेशनल एक्सपोजर है, लेकिन ये बाय नेचर ये एक मल्टी कैप फंड है। बराबर है। तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें? देखिए ऐसा है कि एक तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतने सारे फंड 13 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब, और जैसा मेरे पास में इंफॉर्मेशन है कि अप्रैल से ही शुरू किया है। हाँ जी। मतलब इतने सारे फंड तो होने ही नहीं चाहिए। आइडियली एक इन्वेस्टर के पास में 4 या 5 फंड, इक्विटी फंड होने चाहिए, उससे ज्यादा उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक इनका प्रश्न है कि इंटरनेशनल फंड में पैसा डालना है इनको, तो फ्रैंकलिन का जो यूएस फीडर फंड है वो अच्छा फंड है। उसका जो अपना इंडिया का जो BSE 500 सेंसेक्स है 12.6% रिटर्न दिया है, उसके तुलना में उस पे यूएस का जो फीडर फंड है उस पे 15% रिटर्न आया है। और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना एडवाइजेबल। और स्पेसिफिकली जैसे यूएस का फंड है तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह है, एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है जो अपने को इंडिया में नहीं है। तो
ये एक फंड मैं ये सजेस्ट करता हूँ। दूसरा, इनका जो पोर्टफोलियो आया था मेरे पास में, जिसमें 13 फंड है, मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको ट्रिम करने का जरूरत है। तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसमें 3000 की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मेरे एसेट जी, का इनके एक सेकेंड सर, यहाँ पर मैं ज़रा इनसे बात। प्रदीप जी, आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड हैं? अभी तो 2 फंड मैंने बंद कर दिया है। मतलब वो एलएटी का जो बिजनेस इमर्जिंग फंड है वो मैंने बंद कर दिया है। हाँ। और एचडीएफसी स्मॉल का मैंने बंद कर दिया है। तो कुल कितने नंबर्स, कितनी स्कीम्स हैं आपके अभी पोर्टफोलियो? आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। 6। बलवंत सर, इनके पास 13 नहीं है, इनके पास 6 फंड है इनके पोर्टफोलियो में। नहीं, मेरे पास जो पोर्टफोलियो आया है उसमें उनके 13 फंड है। नहीं सर, आप शायद दूसरे सवाल से थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं इन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जैसे अपना यूएस फंड की बात तो हो गई जी। कि यूएस फंड में जो है वो अपना फ्रैंकलिन का फंड में डाल सकते हैं। और कौन कौन से फंड है वो मुझे मालूम नहीं है, परंतु आइडियली आपको एक जैसे लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना है तो एक्सिस का जो ब्लू चिप फंड है उसमें डाल दीजिए। मिड कैप के लिए आपका मेरे एसेट का इमर्जिंग फंड है, और स्मॉल कैप के लिए आप एसबीआई का स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। और चौथा फंड मैंने जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए वैसे ही एडवाइज कर दिया है, फ्रैंकलिन का फंड। जहां तक इनके पेरेंट्स का जो पैसा है वो डालने की बात है कि अभी 5-1 साल है रिटायरमेंट को, तो अगर इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहे तो वो हाइब्रिड फंड में, जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसमें पैसा डाल सकते हैं। डेट फंड में अभी स्वाति ऐसा सिचुएशन है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बॉटम आउट हो गई है, तो कोई भी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले फंड का एक्सपोजर लेना एडवाइजेबल नहीं होगा। और दूसरा, कोविड की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी है कि वे जो कॉर्पोरेट्स है वो अपनी जो डेट की ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो या तो वो हाइब्रिड फंड में किसी में पैसा डाल दे, या अगर वेट कर सकते हैं, साल भर वेट कर लें, और साल भर के लिए चाहे तो आर्बिट्राज फंड में पैसा डाल सकते हैं या लिक्विड फंड में पैसा रहने दे सकते हैं। और अगर लंबा समय है, अगर 7 साल का समय है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो आए हैं, जिसमें 7.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है 7 साल के लिए, उसमें निवेश कर सकते हैं। ओके। तो प्रदीप जी, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो जो 2 ऑप्शन आपने भेजे हैं उसमें पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी अभी सलाह नहीं, क्योंकि अभी वैसे ही मल्टी कैप को लेके कुछ सेबी ने नियमों में बदलाव किए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी रुकना बेहतर होगा। और माता पिता के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बजाय यहाँ पर सलाह है कि जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स अभी आए हैं, एफआरएस जिनको कहते हैं, आप उसको अगर कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पे द्रोणाचार्य वानखेड़े जी। द्रोणाचार्य जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम मुंबई से बोल रहे हैं मैम। जी बताइए। हाँ नमस्ते मैम, और सर आप दोनों को मेरा नमस्कार। मैं द्रोणाचार्य वानखेड़े जी। मेरी पर मंथ सैलरी है 40,000। तो मैं जैसे कोरोना काल शुरू हुआ और मार्केट गिरने लगा तो मार्च तक तो वो गिरने रहा, फिर उसके बाद संभलने लगा तो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो हाँ, तब से मैंने 10,500 का SIP, कुल मेरे 13 फंड है। मतलब पहले तो मैंने 200-300 रुपए से शुरू किया था, बाद में आपके प्रोग्राम देखते देखते और कुछ फंड बढ़ाते गया। लेकिन कोविड में जो मैं उस टाइम एनालिसिस किया कि कुछ फंड बहुत अच्छे, जैसे सेक्टर बेस मेरे 4 फंड है, आईटी का है, फार्मा का है, एफएमसीजी का है और गोल्ड फंड है। तो उसमें से 2 फंड मेरे 25 से 40% का रिटर्न दिया है अब तक, लेकिन एफएमसीजी और गोल्ड फंड 2 से 6% ही दे पाए हैं। तो वो 4 फंड में क्या करना चाहिए, मुझे कब तक रहना चाहिए और किसमें शिफ्ट करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। और मेरे पास 3 फॉरेन मार्केट के फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल के S&P 500 और नेस्डैक, ऐसे 2 है। और जो है फ्रैंकलिन का फीडर फंड, हाँ जी, वो है।
तो उनका भी मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पराग पारिक का भी फॉरेन इसमें है, तो फिर इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए मुझे, वो थोड़ा सा ये है। और मैं हर साल अपने इनकम से 20% इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ हर साल, जो बढ़ता ही रहेगा मेरा इनकम या जो भी होगा। तो अब अभी 10.5 है, तो आगे चल के बढ़ूंगा, और मेरा एम 2 करोड़ का है जी। और उसमें एक हाउस का और चाइल्ड एजुकेशन का, और 60 साल तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं अपने वाइफ को 1 करोड़ का 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट देना चाहता हूँ वाह। मैं अपने इन्वेस्टमेंट से। जी। अगर मैं रहूँ ना रहूँ और साथ में रहेगी तो फिर भी उसको ही दूंगा, और ना रहूँ तो उसकी चिंता मिट जाएगी। बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस। ये बता, लेकिन यहाँ तो बाकी आपने लक्ष्य वगैरह ठीक से बनाया हुआ है, टाइम भी फिक्स किया हुआ है, कितनी रकम चाहिए वो भी तय कर लिया, लेकिन ये हमने कहा जो अच्छे फंड है जिसका रिटर्न अच्छा दिख रहा है वो उठा के ऐड कर लिया आपने अपने पोर्टफोलियो में। नहीं मैम, ऐसे नहीं। हाँ, वैसे तो एफएमसीजी फंड भी था, वो तो मुझे पता था कि वो अभी नहीं करेगा, लेकिन आगे चल के करेगा। अच्छा, तो आगे चल के करेगा, तो अभी इतनी चिंता क्यों? आप रिटर्न देख रहे हैं सबका और उसके बाद कह रहे हैं कि ये चिंता हो रही है कि बने रहूं कि निकल जाऊं। लेकिन फार्मा फंड आगे चल के इतना चलेगा, उसको कहाँ स्विच करना है, मैं वही पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या करूँ उसमें। हाँ, आगे चल के ये है तेरा फंड वाले बलवंत सर। जी, वो समझ में आ गया मुझे। बताएं। तो एक तो ऐसा है कि द्रोणाचार्य जी, आपको इतने सारे फंड इकट्ठे नहीं करने चाहिए। ऐसे तो पूरी मार्केट जाएंगे तो आप पूरी मार्केट थोड़ी खरीद के ले आएंगे। तो आपको आइडियली आपके पास में 4 फंड होने चाहिए। पहले मैं जवाब दे देता हूँ आपको। जो ये फंड में भी डाल दिया, सेक्टोरियल फंड में डाल दिया, थेमेटिक फंड में डाल दिया। मेरा सजेशन है कि सेक्टोरियल फंड में एवरेज इन्वेस्टर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने का टाइम, एंट्री का टाइम समझ में आ जाता है, पर वो एग्जिट का टाइम समझ में नहीं आता है। तो चूंकि आपके जो ब्रॉडर कैटेगरीज जो है उसके जो फंड मैनेजर है वो कॉल ले लेते हैं कि भाई कितना पैसा कौन सी थीम में या कौन से सेक्टर में डालना चाहिए, तो आपको ये इससे हट जाना चाहिए। आपके जो 13 फंड है उसको मैं मतलब कंटिन्यू करने की एडवाइस नहीं दूंगा। जो थेमेटिक फंड है या जो सेक्टोरियल फंड है वो तो मैं आपको बंद करने की सलाह दे दूंगा। और चूंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो आप पैसा निकालेंगे तो एग्जिट लोड लग जाएगा, टैक्सेशन लायबिलिटी भी है, तो रहने दीजिए। परंतु आगे जाके आपको, मैंने जैसे पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया है कि आप 4 फंड ले लीजिए। एक जो आपको फॉरेन फंड है, तो आपका जो फ्रैंकलिन का यूएस फीडर फंड है वो रहने दीजिए। बाकी जो नेस्डेक वाला फंड है या मोतीलाल वाला, वो उसकी एसआईपी वगैरह बंद कर दीजिए। लार्ज कैप में एक्सिस ब्लू चिप, मिड कैप में मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, और स्मॉल कैप में एसबीआई की आप जो है वो एसआईपी शुरू कर दीजिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि आपका 1 लाख का आपके वाइफ को देना है और आपको 2 लाख इकट्ठे करना है, तो जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, आप जैसे बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो आपको 20 साल बाद में करीब 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 4 लाख इकट्ठा हो जाएगा, 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं तो। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आप जो 2 करोड़ इकट्ठा करने की सोच रहे हैं 20 साल बाद में, यह ध्यान रखिए कि आज की तारीख में उसकी जो वैल्यू अगर 5% का इन्फ्लेशन गिना जाए तो सिर्फ 75 लाख के आसपास है। तो आपको आज की तारीख के 75 लाख इकट्ठे करने हैं या आज की तारीख के 2 करोड़ करने हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिएगा। द्रोणाचार्य जी। हाँ मैम। तो पोर्टफोलियो को छोटा कैसे करना है ये तो बलवंत जी ने बता दिया आपको। हाँ, और वो गोल्ड फंड का मैम वो भी तो मुझे हटाना पड़ेगा ना? सर गोल्ड फंड भी हटाना है पोर्टफोलियो से? हाँ, तो देखिए गोल्ड फंड के लिए तो मैं ऐसा कहता हूँ आपको कि गोल्ड फंड में क्या होता है, फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह भी लगते हैं। तो आप जब भी ये गोल्ड जो सॉवरेन बॉन्ड आते हैं वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो खरीद सकते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और रिडेम्पशन है, उस पर रिडेम्पशन पे वो कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। तो आज की तारीख में अगर किसी को भी गोल्ड का एक्सपोजर लेना है तो उसके लिए एसजीबी सबसे बेहतर है।
उससे और कोई बेहतर प्रोडक्ट चलिए, नहीं है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे मेहमान बलवंत जैन। अब लेते हैं अगला सवाल। नारायण जी ने अपना सवाल ईमेल के ज़रिए भेजा है हमें। इनकी उम्र है 29 साल। लिखा है कि निवेश करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। खुद को मैं एक कंजर्वेटिव निवेशक के तौर पर देखता हूं। अभी तक निवेश के नाम पर मैंने बैंक एफडी के अलावा ज़्यादा कुछ किया है नहीं। तो मेरे जैसे निवेशक को म्यूचुअल फंड के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? जो लक्ष्य है वो सभी 7 साल के ऊपर है। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट मालूम है कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो जब इतने कंजर्वेटिव रहें तो क्या उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सही रास्ता होगा या फिर एक कॉम्बिनेशन बनाना ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, ऐसा है कि चूंकि एक तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कंजर्वेटिव है, बरोबर है, तो और पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो मेरा सजेशन रहेगा कि प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय आप जो हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसमें पैसा डालिए, जिसमें 65% मिनिमम इक्विटी होती है और 35% तक डेट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो फंड मैनेजर के पास में थोड़ा लीवे होता है, थोड़ा इधर से उधर शिफ्ट करते रहने का। और उनकी जो ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अच्छी है, मतलब जो इवन जो लार्ज कैप है उसके बराबरी की परफॉर्मेंस देते हैं। एक बार जब आपका अनुभव हो जाए नारायण जी इन्वेस्टमेंट करने का, साल 2 साल हो जाए, जैसे उसमें आप वॉलेटिलिटी देख ले, आपकी एनएवी घटती है, फिर देखते हैं नहीं वापस बढ़ती भी है एनएवी, तो आपको जब कंफर्ट लेवल आ जाए, इसके बाद आपका जो टाइम हॉरिजन है उसके हिसाब से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड में भी जैसे आप कंजर्वेटिव है तो डेट फंड में मैं इन्वेस्ट करने की सलाह वैसे आपको देता, परंतु अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैं कोई भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे दूंगा। आपके पास अगर सरप्लस फंड है तो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। जहां तक प्रश्न हाइब्रिड फंड का है, आप अभी जो कैनेरा रोबेको का जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, भले आपका रिस्क एपेटाइट कम है, परंतु आप देखिएगा कि अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको रिटर्न निश्चित रूप से मिलेंगे, और आप जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही रिटर्न आएंगे और वो टैक्स एफिशिएंट रिटर्न आपको मिलेंगे। तो नारायण जी, आपके लिए सलाह कि शुरुआत आप एक हाइब्रिड कैटेगरी से करें, अग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड से, और जो नाम सजेस्ट किया गया है कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड 2000 नहीं, काफ़ी पहले लॉन्च हुआ है। 1993 में ये फंड बाज़ार में आया है, तो पुराना है, और जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का रिटर्न काफ़ी इम्प्रेसिव है, 12% के ऊपर का। तो जितना मतलब बहुत सारे इक्विटी फंड का भी इतना ही रिटर्न मिलता है हमें लंबे वक्त में, तो थोड़ा सेफ भी रहेंगे आप और आपको रिटर्न भी बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। अब सवाल जवाब का सिलसिला हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, दर्शकों के सवाल जवाब का, और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। फंडनामा में हमने आपको पिछले एक महीने में अलग अलग जो कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड की, उसकी डिटेल, उसकी बारीकियाँ बहुत ही आसान शब्दों में बताई थी। इस हफ्ते हम ये कर रहे हैं कि हम एक सवाल ले रहे हैं और उसी सवाल का जवाब अपने सारे गेस्ट से हम करेंगे, ताकि आपको सबका नज़रिया समझ में आए, कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, लॉजिक समझ में आए, और उसके बाद आप निवेश करने का फैसला करें। तो इस हफ्ते का जो सवाल है वो ये कि अगर 3 साल के लिए डेट में निवेश करना है तो कौन सी कैटेगरी आपके लिए अच्छी रहेगी? कॉरपोरेट बॉन्ड फंड लेंगे आप, डायनेमिक बॉन्ड फंड में डालेंगे पैसा, या फिर आप मीडियम ड्यूरेशन फंड आपको लेना चाहिए? बलवंत सर, हालांकि आपने कहा कि इस वक्त जो माहौल है उसमें आप डेट फंड में निवेश करने की सलाह नहीं देंगे, 2 वजहों से। एक तो इंटरेस्ट रेट अपने बॉटम पर है, और दूसरा कि जो माहौल है उसमें शायद डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कंपनियों के थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं।
लेकिन अगर किसी को डेट में जाना है और 3 साल का नजरिया है, तो इन तीनों में से कोई या फिर कुछ और? हाँ, देखिए, जैसे ये जो तीन कैटेगरी आप बता रही है, जैसे मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि ये अपने डेट फंड में इन्वेस्ट करना इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा रिस्की हो गया है। परंतु अगर आपको करना है तो 3 साल से कम का पीरियड है तो मीडियम ड्यूरेशन फंड तो रूल आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो एवरेज जो ड्यूरेशन है या जो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल से ज्यादा है। अब रह गई 2 कैटेगरी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और डायनामिक बॉन्ड फंड। इन दोनों में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करने के पहले एक बात जरूर देखिए कि जो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो लॉक इन पीरियड है वो कम होवे। और इसके अलावा अगर जैसे 6 महीने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे 3 साल के लिए कर रहे हैं, जो आपको सपोज जरूरत पड़ गई या इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स हो गया और आपको निकलने की जरूरत पड़ गई, तो एग्जिट लोड है वो कम से कम होना चाहिए। नहीं तो वो जो डेट फंड में आपका जो रिटर्न है वो एग्जिट लोड की वजह से ही हर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जिट लोड कम या फिर ना के बराबर किसमें होता है सर? देखिए, दोनों में, कॉर्पोरेट बॉन्ड और डायनामिक बॉन्ड फंड दोनों में वैसे नॉर्मली एग्जिट लोड नहीं रहता है, परंतु कुछ जो फंड हाउसेज है उनके डायनामिक बॉन्ड फंड है उसमें एग्जिट लोड है 3 से 6 महीने के बीच का। तो वो सपोज जैसे 3 महीने बाद में ही इंटरेस्ट रेट्स रिवर्स हो गई, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन अगस्त का 6.69% आया है, तो आरबीआई के पास में रेट घटाने का स्कोप बहुत कम है। और अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही हाई लेवल पे रहा तो आरबीआई को हो सकता है रेट बढ़ानी पड़े। और अगर आप रेट बढ़ाई और अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड में है तो आपको एग्जिट लोड का नुकसान हो जाएगा। तो वो जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कोई भी डेट फंड में आप इन्वेस्ट करें, मेरी राय है कि कोई भी एडवाइजर है जो एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, उसकी राय ले। अगर आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख लीजिए जो पोर्टफोलियो पब्लिश होता है उनका, कि उस स्कीम में क्या कौन से पेपर्स में डाला है और वो कंपनी रेप्यूटेड है कि नहीं, उनकी रेटिंग वगैरह बराबर है कि नहीं। इसके हिसाब से, इस बात के हिसाब से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ज्यादा बेहतर होगा डायनामिक बॉन्ड फंड की तुलना में, क्योंकि वहां पर तो सेबी का मैंडेट है कि 80% आपको AAA रेटेड बॉन्ड में ही डालना है। हाँ, वो स्वाति बराबर है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड रिलेटिवली सेफ है, पर अगर उससे भी ज्यादा अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो जो बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड है वो रिलेटिवली उनसे भी ज्यादा सेफ है। तो इस माहौल में मेरा तो सुझाव रहेगा कि अगर आप किसी को भी डेट में अगर पैसा निवेश करना है और 3 साल का नजरिया है तो बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड में डालना चाहिए। वो कम से कम उसमें क्रेडिट रिस्क कम है। इंटरेस्ट रिस्क तो आप कोई भी डेट फंड में डालेंगे तो इंटरेस्ट रिस्क तो सिर्फ ओवरनाइट फंड को छोड़ के सब में है। यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो आपको इन तीनों में से कोई भी नहीं, बल्कि आपने चौथी कैटेगरी बता दी कि आप बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में अगर 3 साल के लिए आपका नजरिया है तो। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत सर आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और आप चाहते हैं कि आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट दें तो आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। सवाल कहाँ भेज सकते हैं वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी लिखते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। सवाल अंग्रेज़ी, हिंदी किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।